A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी E2 ग्रुप के छात्रों के लिए बायोलॉजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा यानी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, समय न व्यर्थ करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने वाले या फिर किए जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को या फिर यंत्र को क्या कहा जाता है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों, अगर आपके पाचन तंत्र का जांच करना हुआ तो उसके लिए हम जिस उपकरण का यानी यंत्र का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं इंडोस्कोप। दोस्तों, इंडोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो कि मनुष्य के पाचन तंत्र की जांच के लिए यूज किया जाता है और इस जांच की प्रक्रिया को इंडियोस्कोपी कहा जाता है। दोस्तों, ये प्रक्रिया क्या होती है आपको हम फिगर के माध्यम से समझा देते हैं। दोस्तों, फिगर में आप देख सकते हैं इंडोस्कोपी की प्रक्रिया में मनुष्य के मुंह में एक वायर डाला जाता है, एक पाइप लाइन डाली जाती है, जिसके पाइप लाइन के मेन जो भाग होता है, जो आगे का सिरा होता है, इस पर एक कैमरा लगा होता है, जिस कैमरे के माध्यम से शरीर के अंदर यानी कि आपके लीवर वगैरह की जांच की जाती है और इसी प्रक्रिया को एंडोस्कोपी कहा जाती है। और जो ये उपकरण होता है जिसके द्वारा ये जांच किया जाता है उसे कहते हैं इंडोस्कोप। ठीक है, उस यंत्र का नाम होता है इंडोस्कोप और ये प्रक्रिया यानी ये जांच करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं इंडियोस्कोपी। दोस्तों, ये इस फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फिगर है इसमें आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो आपका पाइपलाइन का बाहरी वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये बाहरी वाले हिस्से पर एक टार्च लगा होता है जिससे कि अंदर का भाग स्पष्ट देखा जा सके। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक कैमरा भी लगा होता है जो कि अंदर के भागों को रिकॉर्ड करता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इंडोस्कोपी प्रक्रिया क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा इसमें से नहीं है? हृदय नहीं है, आमाशय नहीं है, यकृत नहीं है या फिर मुंह नहीं है। दोस्तों, अब जब आप भोजन को अपने मुंह में लेते हैं वहीं से आपके पाचन का जो मेन कार्य होता है वो शुरू हो जाता है, यानी मुंह में ही आप भोजन को चबाते हैं, कुतरते हैं, अपने दांतों से रदनक का कार्य करते हैं। तो आपके मुंह से ही पाचन का जो कार्य है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपके यकृत और आमाशय तक इसका कार्य जो है वो संपन्न होता रहता है। इसमें हृदय का कोई भी हृदय का इसमें पाचन तंत्र में कोई भी कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हमारा पाचन तंत्र में हृदय है, यही हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो हृदय जो है ये हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसके साथ साथ आमाशय, यकृत, मुंह और इसके साथ साथ छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी हमारे पाचन तंत्र का मेन हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियोडेनम। डियोडेनम का भाग है, डियोडेनम जो है ये किसका भाग है? तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा आपके एग्जाम में और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। डियोडेनम जो है ये हमारी छोटी आंत का एक भाग होता है। ऑप्शन नंबर एक हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसमें हेमोटॉइड दांत पाए जाते हैं? यहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेगा होमोटोड। तो होमोटोड या फिर हेमोटाइड, ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें हेमोटोड दांत पाए जाते हैं? तो दोस्तों, मछली में हमें होमोटोड दांत पाए जाते हैं या फिर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र में मौजूद रस गैस्ट्रिक जूस जिसे कहा जाता है में शामिल होता है, किस में शामिल होता है? पाचन तंत्र में मौजूद जो रस होता है जिसे कि गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जिसके कारण कभी कभी हमें गैस या फिर अपच की समस्याएं भी हो जाती हैं, तो ये होता है एसिड HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दंतवल्क से बना होता है। हमारा दंतवल्क किससे बना होता है? तो हमारा दंतवल्क कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। पाचन तंत्र में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? सेम पिछले वाले प्रश्नों को हमने किया था, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा करेक्ट आंसर होगा। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? भोजन से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम कैसे मापते हैं? तो उसको हम कैलोरीज में मापते हैं। ये तो आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इसलिए इसको हैशटैग लगा के रखिए। ठीक है, मानव शरीर का एकमात्र अंग है आपका लीवर यानी जिगर। दोस्तों लीवर एक ऐसा शरीर का भाग होता है जो कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग भी माना जाता है। तो लीवर जो है, अगर हमारे लीवर खराब हो जाता है और अगर इसे किसी भी माध्यम से ऑपरेशन वगैरह के द्वारा अगर काट करके अलग कर दिया जाता है और इसकी छोटी सी मात्रा को भी अगर शरीर में छोड़ दिया जाता है, लीवर के एक छोटी सी मात्रा को भी अगर शरीर में छोड़ दिया जाता है, तो ये लीवर जो है हमारा ना, ये पुनः विकसित हो जाता है या फिर सृजित हो जाता है। तो हमारे शरीर में लीवर का निर्माण फिर से हो सकता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। ऑप्शन नंबर 4 यानी लीवर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? कंठ से ही हम बोल पाते हैं, हमारी आवाज़ जो होती है वो कंठ से निकलती है, इसीलिए इसे वॉयस बॉक्स, वॉयस बॉक्स, वॉयस यानी आवाज़, तो वॉयस बॉक्स ही कहा जाता है मानव शरीर में कंठ को। ऑप्शन नंबर 3 वाला हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कणिकाएँ मौजूद होती हैं? तो दोस्तों एक मानव जीभ में यानी आपके जीवा में औसतन यानी औसत में कितनी स्वाद कणिकाएँ, यहाँ पे कलिकाएँ लिखा हुआ है, तो कितनी स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती हैं? तो दोस्तों ये होती हैं आपकी 2000 से 8000 के बीच में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आपको डेली मॉक टेस्ट कराते हैं हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का। ठीक है, वहाँ पर हमने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड कम से कम 1000 से ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे तुरंत ज्वाइन करिए। इसका लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा। ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। ऊतक यानी आपका जो टिश्यू होता है, ये रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। किस में बदल देता है? आपका जो ऊतक होता है यानी आपका जो टिश्यू होता है, ये रक्त वाहिका के व्यास को किस में बदल देता है, यही आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं हृदय दिया हुआ है, बी दिया हुआ है मांसपेशी, सी दिया हुआ है हड्डी और डी दिया हुआ है उपकला। तो दोस्तों ऊतक जो आपके शरीर में होता है, ये रक्त वाहिकाओं को व्यास जो होती है, तो इसको बदल देता है। किस में बदल देता है? इसको मांसपेशी में बदल देता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, ये होगा आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ये हमारे रक्त का 10% भाग ही होता है। प्लाज्मा जो होता है ये हमारे शरीर का 10% भाग होता है। दोस्तों कोरोना काल में प्लाज्मा का काफ़ी यूज किया गया लोगों की जान बचाने में। तो प्लाज्मा जो होता है ये हमारे शरीर के जो रक्त होता है, यानी अगर आपके रक्त में 92% जल है और 8% जो आपका बचा वही आपका प्लाज्मा कहलाता है। तो प्लाज्मा के द्वारा काफ़ी मदद हो पाई कोरोना काल में लोगों को, जिससे कि उनका उपचार करने में काफ़ी सहायता मिली। तो प्लाज्मा जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन और भी बनता है आपके पदार्थ की अवस्थाओं के रूप में। तो पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं वो कुल 5 होती हैं, पर आपके सिलेबस में केवल 4 ही आपको पढ़ना है। किसमें से आपके पहला हो जाएगा ठोस। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा ठोस, दूसरा आपका हो जाएगा द्रव, तीसरा आपका हो जाएगा गैस और चौथा जो है वो आपका हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, तो ये आपकी पदार्थ की अवस्थाएं हैं जिससे भी क्वेश्चन में आते हैं एग्जाम में। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है?
मानव शरीर की पल्स दर की, यानी जो आपके पल्स की रेट होती है, यानी नॉर्मल जो एक स्वस्थ मनुष्य का होता है वो तो आप जानते हैं कि 72 होता है पर मिनट। पर इसकी जांच क्यों की जाती है, ये क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है। तो दोस्तों, मानव शरीर की पल्स रेट की जांच इसीलिए की जाती है क्योंकि पल्स रेट के जांच के द्वारा हम दिल की फंक्शन की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, पल्स रेट के द्वारा हम आपके शरीर की, दिल की, यानी आपके हार्ट की फंक्शन की स्थिति, यानी आपकी जो हार्ट है वो ठीक तरह से वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है, इसकी जांच कर सकते हैं। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टीज होता है? मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टीज होता है? तो मानव शरीर के किस भाग पर होता है? तो दोस्तों, एंजियोप्लास्टी जो होता है ये मानव शरीर के हृदय पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा करेक्ट आंसर। काफ़ी ये आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप सभी को आता भी होगा। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी इसमें से धातु है जो कि मौजूद होती है, पाई जाती है? तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन में सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। लोहा को हम Fe यानी फेरियम से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन काफ़ी आसान है, तो आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, पर जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन आसान ही है, कुछ क्वेश्चन टफ भी आते हैं। रक्त में सफ़ेद रक्त कण होते हैं या फिर इसका कार्य क्या होता है? रक्त में सफ़ेद रक्त कण यानी वाइट ब्लड कॉर्पोरेशन जिसे आप बोलते हैं, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। तो हमारी जो ब्लड होती है, हमारी जो रक्त होती है, इसमें आपको श्वेत रक्त कणिकाएं मिलती हैं। तो इसका कार्य क्या होता है? दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है हमारे शरीर को संक्रमण से बचाने का कार्य करती हैं। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि रक्त में सफ़ेद रक्त कणिकाएं यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पोरेशन यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, संख्या मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बहुत बार बताया है। तो आज आप बताइए कि जो वाइट ब्लड कॉर्पोरेशन होती है, यानी कि जिसे WBC के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक होता है आपका WBC और एक होता है आपका RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पोरेशन। तो दोनों की संख्या जो है ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो दोनों संख्या मैंने आपको पिछली बहुत सारे वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो में आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इनकी संख्या कितनी होती है। दोनों का आप लिखिए, WBC और RBC दोनों की संख्या आप लिख करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या पता चले कि आपको ये पता भी है या फिर नहीं। प्रश्न पूछा हुआ है, सामान्य मानव का खून बहने का समय और होता है, समय क्रमशः कितना होता है? यानी इसमें प्रश्न में पूछने का तात्पर्य ये है कि सामान्य मनुष्य में खून के बहने का जो स्पीड होता है, यानी खून किस गति से बहता है, तो इसका समय टाइम पीरियड कैसा होता है? तो दोस्तों, ये समय पीरियड आपका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 3 से 10 मिनट में 2 से 7 लीटर। ठीक है, 3 से 10 मिनट के अंदर आपका 2 से 7 लीटर तक खून जो है वो निकल सकता है आपकी बॉडी से सामान्य मानव के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका जो होती है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारे श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं, यानी कि पावर हाउस भी कहते हैं कोशिका का। तो ये तो मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको यहाँ पे दोहराते रहता हूँ ताकि आप भूल न जाएं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे हम कोशिका का पावर हाउस या फिर इसे हम कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण में किसकी मात्रा का घटना एक बड़ी समस्या है? जल संरक्षण में किसकी मात्रा का घटना इसमें घटना का सबसे बड़ी समस्या कौन सा है? तो दोस्तों, भूजल की मात्रा जो है अगर वो घट रही है तो ये जल संरक्षण में सबसे अधिक इसकी समस्या होगी। ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है? तो दोस्तों, कोहरा जो है ये एक प्रकार का वृष्टि का ही रूप है, क्योंकि कोहरा जो होता है वो हमारी जो स्थल है इस पर स्थल पे जो कोहरा है वो धुंध के रूप में धीरे धीरे ओस के रूप में नीचे गिरता रहता है।
जो कि ओस भी हमारा जो हो गया, ये भी वृष्टि का ही एक रूप हो गया। उसी प्रकार वर्षा जो है, वर्षा तो आप अच्छे से भली भांति परिचित होंगे कि वर्षा जो है, वर्षा जो होता है ये हमारे स्थल पर ही होता है, तो ये प्रकार की वृष्टि का ही रूप होगा। पर दोस्तों जो जलप्रपात है ये हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जो जलप्रपात है ये वृष्टि का रूप नहीं है, ये तो हमारा स्वतः जो है वो जीवन पर्यंत होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा है यहाँ पे करेक्ट होगा। मॉन्ट्रियल संलेख यानी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओजोन अवक्षय। ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ओजोन का जो सूत्र होता है वो होता है O3, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? तो दोस्तों इसमें से जो न्यूरॉन है ये हमारी तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा करेक्ट। तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है, तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? तो तंत्रिका आवेग की प्रकृति जो होती है वो विद्युत रासायनिक होती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा होगा इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। दोस्तों हम आपको प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करा सकें, इसके लिए हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न कराया था कि खांसी और छींकने जैसी, यानी कि साफ तौर पर समझे तो अनैच्छिक अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो ये करता है आपका मज्जा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो होगा करेक्ट। दोस्तों अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है या फिर क्या कहलाता है? दो न्यूरॉन्स जो होते हैं इनके बीच का स्थान क्या कहलाता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो स्थान होता है वो सिनेप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है ये नीट के एग्जाम में पूछा गया था, तो आपके भी एग्जाम में क्वेश्चन दोहराए जाने की काफ़ी संभावना है। दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन को हम सूत्र युग्मन के नाम जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट होगा। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी जाती है? तो दोस्तों ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गर्भ निरोधक। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कई सारे एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। फैलोपियन ट्यूब जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो ये किस में पाई जाती है? मूत्रवाहिनी में पाई जाती है, शुक्राणु में पाई जाती है, प्रोटेस्ट ग्रंथि में पाई जाती है या फिर अंडकोश में पाई जाती है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? दोस्तों नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो आनुवांशिक सामग्री जो होती है ये शुक्राणु में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर 2 यानी गर्भाशय में होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास यानी मनुष्यों के मामले में लगभग महीने लगते हैं। कितने महीने लगते हैं? तो ये सब आप बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे कि कितने लगते हैं। के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, तो किसके कारण होता है? ये होता है निषेचन के कारण। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पिछली ही वीडियो में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में निषेचन अंडा के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। मनुष्यों में निषेचित जो अंडा होता है वो के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। किसके स्तर में? तो ये होता है गर्भाशय के स्तर में। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं हो सकती हैं। तो ये वंशागत हो सकती हैं, यानी अगर प्रजनन के दौरान कोई भी ऐसी क्रिया उत्पन्न हो जाती है तो ये क्या होगी? ये वंशागत होगी। यानी कि अगर आपके माध्यम से अगर आपके बच्चे के अंदर जाता है तो जबकि आपके बच्चे के पास जब जाएगा, यानी आपके पास से आपके बच्चे के पास चला गया, ठीक है, आपके पास से आपके बच्चे के पास अगर चला जाता है तो ये आपके बच्चे के पास से भी आगे जा सकता है, यानी ये वंशागत हो जाता है, यानी ये जेनेटिक हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन कोशिकाओं का उत्पादन शुक्रवाहिका में होता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किस में होता है? तो ये विषण शुक्रवाहिका में होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम लिया जाता है? मनुष्यों में एक ऊतक पाया जाता है, यानी एक टिश्यू पाया जाता है जिसे कहते हैं हम प्लेसेंटा। तो इसके द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो इसके द्वारा काम किया जाता है भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हो सके तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर बनाते हैं, तो ये बनाते हैं युग्मनज। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? किस कवक को, कौन सा ऐसा कवक है जिसको कि कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों ये जितने भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही एनालिसिस के बाद लाए गए हैं, तो इसमें से आपके 2 से 4 क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है? किसका उपयोग इनमें से जो कि सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है? क्या इमली जो है ये सुगंध के रूप में किया जाता है इसका उपयोग, या फिर इमली का यूज किया जाता है, या फिर आंवला का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इनमें से किसी का नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो आपका वनीला है ना, इसको हम सुगंध के रूप में, संकेतक के रूप में कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों आपने वनीला वाला केक तो खाया ही होगा, तो आप जानते होंगे कि इसका टेस्ट जो है वो कैसा होता है, तो इसको हम सुगंध संकेतक के रूप में यूज कर सकते हैं। दोस्तों हमारा आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? क्योंकि मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बहुत बार इसको बता चुका हूं, तो मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूं, पर मैं आपको बताऊंगा किस में, मैं आपको पाउंड में बताऊंगा, पर आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मनुष्य की बात करें अगर हम, मनुष्य में अगर हम पुरुष की बात कर लें, ठीक है, मनुष्य में अगर हम मेल की बात कर लें, तो मेल का जो दिमाग होता है, यानी जो मस्तिष्क का ग्राम पाउंड होता है, वो होता है आपका 3.5 पाउंड में लगभग में होता है, ठीक है। वहीं अगर हम फीमेल की बात कर लें, तो फीमेल का जो मस्तिष्क का वजन होता है वो आपका 2.5 पाउंड समथिंग होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया पाउंड में, जो कि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पर ग्राम में क्या इसका वैल्यू होता है वो आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेगा।